हमने लास्ट क्लास में जब स्टार्ट किया था होल लाइफ एश्योरेंस, तो मैंने कहा था कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि बेनिफिट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, यानी कि जो भी पॉलिसी ईयर का एंड होगा उस ईयर के एंड पे हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं। जबकि मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है कि जब भी डेथ होती है, क्लेम प्रोसेसिंग में चला जाता है, जो भी उसका नॉर्मल टर्न अराउंड टाइम होता है 15 दिन से 30 दिन के बीच में कुछ भी हो सकता है, अनलेस मतलब IRDA ने रूल्स भी बना रखे हैं कि अगर कोई एडिशनल इंक्वायरी नहीं आती, यानी कोई भी अगर सब कुछ जेन्युइन लग रहा है आपको, तो इतने डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही होता है कि 15 से 30 दिन के बीच में क्लेम जो है ना सेटल कर दिया जाता है। जो हमने लिया था कि क्लेम इज पेबल, बेनिफिट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, वो तो बात गलत साबित हो गई। तो मैंने क्या कहा था कि ये हम ले रहे हैं, अब उस assumption को हम रिलैक्स कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि when benefit is payable immediately after death। अब यहां पर भी immediately को लिटरल सेंस में मत ले लेना कि इधर बंदा मरा, अभी घर पे बॉडी नहीं लेके आए, क्लेम पहले पहुंच गया है। नहीं, अभी तक हमने ये नहीं मानना। इमीडिएटली ऑन डेथ का मतलब जो भी नॉर्मल टाइम लगना है वो लगेगा, बट उसके बाद जो है उसकी पेमेंट करती जाएगी। ठीक है, अच्छा ये देखो, अगर हम एंड ऑफ ईयर तक डेथ बेनिफिट पे करने की वेट करें तो बेनिफिट पेमेंट का टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मरा है x से लेकर x+1 के बीच में यहाँ पे, बट बेनिफिट हम यहाँ दे रहे हैं, तो हम एंड ऑफ ईयर तक बेनिफिट को डेफर कर रहे हैं। अगर एंड ऑफ ईयर तक बेनिफिट को डेफर कर रहे हैं तो बेनिफिट पेमेंट का जो टाइम है वो लॉन्गर होगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि v की जितनी पावर ज़्यादा करते हो उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। और कंपनीज जो प्रीमियम चार्ज करती हैं वो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट के हिसाब से चार्ज करती हैं। तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट या एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कम आ रही है तो प्रीमियम भी कम चार्ज होगा। इसलिए ज़्यादा प्रूडेंट या ज़्यादा समझदारी इसी में होगी कि ये अजम्पशन जो है वो इमीडिएट पेमेंट की ली जाए, एंड एक्चुअल में भी पेमेंट जो होती है ना इमीडिएटली ऑन डेथ ही की जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर होल लाइफ एश्योरेंस है, अगर होल लाइफ एश्योरेंस की मैं बात करूं और बेनिफिट इज पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? v की पावर tx होगी, ना कि kx+1, क्योंकि जैसे ही मरेगा हमने इमीडिएटली पे कर देना है। तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v की पावर tx। हमने ये पढ़ा हुआ है, किसी की भी अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है -∞ से इन्फिनिटी, रैंडम वेरिएबल और उसका PDF। ठीक है, रैंडम वेरिएबल उसका PDF, या फिर मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए है तो हम क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो v की पावर t इंटू उसका PDF। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VTX। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VTX को ना हम होल लाइफ का ये डिनोट करते थे, बट व्हाट इज द डिफरेंस कि अगर इमीडिएटली पे हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, सो a बार x का मतलब है तो ये होल लाइफ का बेनिफिट, बट द बेनिफिट ऑफ 1 रुपी इज पेबल एट इमीडिएटली आफ्टर डेथ। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी v की पावर t इंटू PDF। क्या होता है? PDF होता है TPX इंटू μx+t dt। ठीक, अगर वेरिएंस ऑफ VTX चाहिए हो, तो क्या होगा? वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VTX का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VTX का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 0 से इन्फिनिटी v² की पावर t इंटू उसका PDF माइनस में a बार x का होल स्क्वायर
इसको हम वी स्क्वायर की पावर टी लिख सकते हैं। वी स्क्वायर को वी डैश मान लें तो ये क्या बन जाएगा, रहेगा तो होल लाइफ ही, बट एट द रेट ऑफ जे हो जाएगा। और जे क्या होगा, वी स्क्वायर को वी डैश पुट करके जो हमारी जे की वैल्यू निकलेगी, आई डैश की वैल्यू निकलेगी, हमारा वो यूज होगा। सो वेरिएंस ऑफ वी टी एक्स अगर चाहिए हो तो वो हमारा 2a बार एक्स माइनस a बार एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर केस टर्म एश्योरेंस का होता और हम कहते कि बेनिफिट इज पेबल इमीडिएटली आफ्टर डेथ है, उसको मैं अगर एफ बार से डिनोट करूं तो ये होगा वी टी एक्स अगर टी एक्स की वैल्यू एन से कम है, और कुछ नहीं मिलेगा अगर एन तक जिंदा रह गया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ बार जो होती है उसकी नोटेशन होती है ए एक्स वन एन होती थी, बार लगा दिया तो इमीडिएट है, 0 से लेकर n तक वी टी इंटू उसका पीडीएफ विच इज इक्वल टू 0 से n तक वी टी इंटू टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी। अगर मुझे वेरिएंस चाहिए हो तो दैट इज 2a बार x1n माइनस में a बार x1n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्या था, प्योर एंडाउमेंट। देखो प्योर एंडाउमेंट में मरने की तो बात ही नहीं होती, प्योर एंडाउमेंट में मरने की तो हम बात ही नहीं कर रहे होते, हम तो कहते हैं जिंदा रहने पर देना और जिंदा x प्लस एन पे होना चाहिए। तो इसलिए अगर प्योर एंडाउमेंट में इमीडिएटली आफ्टर डेथ की हम बात करेंगे तो वो सेम ही रहेगा जो कि नॉर्मली था, यानी कि वी एन एन पी एक्स का वी एन एन पी एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्योर एंडाउमेंट में इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि डेथ बेनिफिट इज पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ है या डेथ बेनिफिट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ है, क्योंकि डेथ बेनिफिट तो मिलना ही नहीं होता, हमने तो स्टैंडर्ड एक्स प्लस एन पे मैच्योरिटी बेनिफिट देना होता है। अगर हम एंडाउमेंट एश्योरेंस की बात करें, एंडाउमेंट एश्योरेंस की बात करें तो क्या होगा, देखो एच बार एफ बार प्लस जी बार होना चाहिए था, बट जी बार को जी ही लिख लेते हैं क्योंकि फर्क पड़ता ही नहीं है। ये किसके बराबर था, जी मर गया तो मरने वाले टाइम पे बेनिफिट दे देंगे, अगर एन के बाद मरा तो हम एन पे बेनिफिट दे देंगे, यही था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच क्या हो जाएगा, एच बार, इसको हम ए बार एक्स एन से डिनोट करते हैं एंड दैट इज सिंपली 0 से n तक वी टी इंटू पी डी एफ प्लस, इसके लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वी एन एन पी एक्स ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से लिख दूं तो ये होगा वी एन इंटू एफ एक्स टी, कहां से कहां तक, एन से इंफिनिटी तक। अब दैट इज 0 से n जो है वी टी इंटू टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी, वी पावर n बचा n से इंफिनिटी, n से इंफिनिटी मतलब n या उसके बाद कभी भी मर सकता है, तो इसका मतलब n पे तो अलाइव ही रहेगा ना, n या उसके बाद मरना है तो इसका मतलब n पे तो अलाइव ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, ये क्या है हमारा, ये तो टर्म प्लान है और ये हमारा वी एन इंटू एन पी एक्स है। सो दिस इज ए बार एक्स वन एन प्लस, इसको हम बार नहीं लिखते क्योंकि मैंने बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्योर एंडाउमेंट वाले पार्ट में कि इमीडिएटली ऑन डेथ है या नहीं, क्योंकि हमने तो एन पे ही देना है। ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट हमने डेथ पे तो देना ही नहीं था। अब सारे फॉर्मूले तो हमने देख लिए कि ए बार एक्स क्या होता है, ए एक्स वन एन बार क्या होता है, ए बार एक्स एन बार क्या होता है, ए बार एक्स एन क्या होता है, बट इनमें से किसी की वैल्यू टेबल में नहीं होती। ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू टेबल में नहीं होती, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पर ना हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड
क्लेम एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेशन क्या है? मैंने पहले भी ये बात बताई थी, ऑफ ऑल द डेथ्स दैट अकर बिटवीन x प्लस के एंड x प्लस के प्लस 1, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ डेथ कैन बी एज्यूम टू बी x प्लस के प्लस हाफ। जब मैंने कर्टेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ किया था तो उसमें मैंने बताया था कि x से लेकर x प्लस 1 के बीच में जो मरेंगे उनकी डेथ x प्लस हाफ पे मानी जाएगी, x प्लस 1 से x प्लस 2 के बीच में जो मरेंगे उनकी डेथ x प्लस 1.5 पे मानी जाएगी। और मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया था AP का सम करके कि जो एवरेज लाइफ टाइम आया था उनका x प्लस हाफ निकल के आया था, यानी कि x प्लस 6 मंथ निकल के आया था। सो ऑफ ऑल द डेथ्स दैट अकर between x plus k and x plus k plus 1, the average age of death is x plus k plus half. Average age of death is x plus k plus half. ठीक है, सो दोबारा डिराइव करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना कि x प्लस 1/2 कैसे आया था। ये उसमें आप रिविजिट कर सकते हो, मैंने उसमें करवाया था जब मैंने कर्टेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की रिलेशनशिप बताई थी कि ई सर्कल एक्स जो होता है अप्रॉक्सीमेटली ई एक्स प्लस हाफ के बराबर होता है। ठीक है, तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्लेम्स आर पेड ऑन एवरेज 6 मंथ अर्लियर, यानी कि अगर एंड में पे होना होता क्लेम तो एक्स प्लस के प्लस 1 पे होना होता, इमीडिएटली पे होना है तो एक्स प्लस के प्लस हाफ पे होना है, यानी कि 6 मंथ पहले पे हो जाएगा। ठीक है, सो क्लेम्स आर पेड ऑन एवरेज 6 मंथ अर्लियर देन इन द केस इफ पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो ए बार एक्स की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, अगर मैं ए बार एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगी, वो होगी अप्रॉक्सीमेटली वी पावर हाफ। ये वो लोग हैं जिनकी डेथ एक्स से लेकर एक्स प्लस 1 के बीच में हुई है। वी पावर 1.5 ये वो लोग हैं जिनकी डेथ एक्स से प्लस 1 से एक्स प्लस 2 के बीच में हुई है। वी पावर 2.5 2 साल जिंदा रह के जो तीसरे साल में मर गया। ठीक है, प्लस सो ऑन। सो अगर मैं यहां पर वी पावर हाफ से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, अगर मैं वी पावर हाफ से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं तो ये वी पावर 2 इंटू 2px क्यू एक्स प्लस 1 प्लस वी पावर 3 इंटू 3px क्यू एक्स प्लस 2 सॉरी 2px क्यू एक्स प्लस 2 प्लस सो ऑन। वी पावर हाफ आपका ऊपर जाएगा तो 1 प्लस आई पावर हाफ हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये देखा आपने ax के बराबर ही हो गया, ax यही तो था। सो a बार x हमारा हो गया 1 प्लस आई पावर हाफ इंटू ax। तो प्रैक्टिकली जब हमें a बार x निकालना होगा, जब भी हमें a बार x निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टेबल में से ax की वैल्यू देखेंगे और उसको 1 प्लस आई पावर हाफ से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मुझे कहूं कि मुझे a बार 50 चाहिए, AM92 4% इंटरेस्ट पे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टेबल से A50 निकालना है और उसको 1.04 पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो मुझे a बार x1n चाहिए तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, a x1n टेबल से निकालना है और उसको 1 प्लस आई पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मुझे a बार xn चाहिए तो इसमें मुझे जो टर्म एश्योरेंस वाला पार्ट है, जो टर्म एश्योरेंस वाला पार्ट है उसको तो 1 प्लस आई पावर हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर मैंने बताया था कि जो प्योर एंडोमेंट वाला पार्ट होता है उसके ऊपर इमीडिएटली आफ्टर डेथ का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो मुझे बोला है जी a बार 4025 चाहिए, AM92 6% इंटरेस्ट पे, तो मैं इसको क्या लिखूं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि a बार है,
ए बार को मुझे टेबल में वैल्यू मुझे मिलती नहीं है। टेबल की वैल्यू तो तभी हो सकती है जब ए बार ना होता। तो मुझे इसको ए बार 4025 टर्म का अलग से निकालना पड़ेगा, प्लस में ए 4025 प्योर एंडोमेंट मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। जब मैं ए बार 4125 निकालूंगा तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं देखूंगा दिस इज 1 प्लस आई पावर हाफ इंटू ए 4125, और ए 4125 किसके बराबर होगा? ये होगा ए 40 माइनस वी 25 पी 40 इंटू ए 65। और ये वाला जो पार्ट है 4025 वाला, ये मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा वी 25 पी 40 से। दोनों आंसर्स को ऐड करूंगा, मेरा फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए ये एक एग्जाम सेल क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 1000 का होल लाइफ लिया है, 80 एज है, डेथ बेनिफिट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ है, मोर्टेलिटी सेलेक्ट टेबल है, 1 ईयर का सेलेक्ट पीरियड है, क्यू सेलेक्ट 80 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ये दिया हुआ है, और ए 80 की वैल्यू और ए 81 की वैल्यू दे रखी है। आपको कोई टेबल नहीं बोला हुआ, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। आपको बोला है 1000 ए सेलेक्ट 80 की वैल्यू निकालनी है। मुझे चाहिए वैल्यू 1000 ए सेलेक्ट 80 की। इसको अगर एक्सपैंड करके लिखता हूं तो 1000 तो बाहर लिखा रहने देता हूं, v पावर 1 q सेलेक्ट 80 प्लस v पावर 2 1 p 80 इंटू q 80 सेलेक्ट प्लस 1, जो कि q 81 हो जाएगा क्योंकि 1 साल का सेलेक्ट पीरियड है, प्लस v पावर 3 इंटू 2 p सेलेक्ट 80 इंटू q 82 प्लस सो ऑन 1000 v q 80, इसमें से v कॉमन ले लेता हूं, 1 p 80 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा v q 81 प्लस v स्क्वायर। 2p सेलेक्ट 80 में से अगर मैं 1p 80 सेलेक्ट कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा इधर 1, और क्या होता है इधर वाले में एक कम हो जाता है और इधर वाले में एक बढ़ जाता है, तो ये बन जाएगा 1p 81 इंटू q 82 प्लस सो ऑन, यानी कि ये हो गया 1000 वी क्यू 80 प्लस में वी पी 80 इंटू ए 81 विदाउट सेलेक्ट। ठीक है, चलो, यानी कि अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ए 81 की वैल्यू तो मुझको दे रखी है। अब देखो, अब देखते हैं ए 80 किसके बराबर होता है। देखो ए 80 क्या होता है, अगर मैं सिंपली ए 80 की बात करूं तो ए 80 होता है v इंटू क्यू 80 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1p 80 q 81 प्लस सो ऑन, यानी इसको मैं वी क्यू 80 प्लस अगर मैं यहां से v और 1p 80 कॉमन लेता हूं तो वी क्यू 81 प्लस सो ऑन, तो ए 80 सेलेक्ट ए 80 जो होता है दैट इज वी क्यू 80 प्लस वी पी 80 इंटू ए 81 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाली जो टर्म होंगी वो क्या होंगी, वी क्यूब इंटू 2p 80 q 82 प्लस सो ऑन, तो यहाँ आएगा आपका वी स्क्वायर इंटू 1 कॉमन ले चुके हो आप, तो 1p 80 1 एंड q 82 प्लस सो ऑन, जो कि a 81 के बराबर होता है। अब आपके पास a 80 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a 81 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, v आप निकाल सकते हो, v आप निकाल सकते हो। ठीक है, बचा अब क्या आपके पास, अब आपके पास सारा जो एक्सप्रेशन बचा है ये पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, v की वैल्यू पुट कर दोगे, तो और p 80 को आप 1 माइनस q 80 लिख लोगे तो आपकी q 80 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब q 80 की वैल्यू आपको मिल गई, और q सेलेक्ट 80 किसके बराबर दिया हुआ है, q सेलेक्ट 80 आपको दिया हुआ है 0.5 टाइम्स q 80, q 80 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपकी q सेलेक्ट 80 आ गई। q सेलेक्ट 80 से आप p सेलेक्ट 80 पता लगा सकते हो, तो यहाँ पे v की वैल्यू, q सेलेक्ट 80 की वैल्यू, v की वैल्यू, p सेलेक्ट 80 की वैल्यू और a 81 की वैल्यू डालोगे तो आपका 1000 a सेलेक्ट 80 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
एक और क्वेश्चन देखते हैं। G is the present value random variable for a 15-year pure endowment. फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी हमें दिया हुआ कि कांस्टेंट है, यानी कि म्यू जो है एक कांस्टेंट है। V जो है 0.9 है, हमें आई नहीं दिया, V दिया है। हमें दिया है कि वेरिएंस ऑफ G जो है वो 0.065 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ G है। वैसे अगर देखें तो G क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्योर एंडोमेंट, यानी कुछ नहीं मिलेगा 15 साल से पहले मरा तो, और 15 साल के बाद पैसा मिल जाएगा अगर 15 साल के बाद कभी भी मरता है तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ G की बात करूं तो वो क्या थी? V15 इंटू 15px। वेरिएंस ऑफ G की बात करूं तो क्या होगा? V30 इंटू 15px माइनस में V15 इंटू 15px का होल स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ G जो है यानी कि V30 इंटू 15px माइनस V30 इंटू 15px का होल स्क्वायर इज 0.065 टाइम्स V15 इंटू 15px दिया हुआ है। चलो एक काम करते हैं, V15 को तो दोनों तरफ से उड़ा देते हैं, इसको इधर लाकर डिवाइड करते हैं। V15 कॉमन ले लेंगे, एक 15px कट गया, यहाँ बचा V15 और एक बचा 15px, और राइट साइड में बचा 0.065। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा ये कि V15 माइनस V15 15px। V की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। सो 15px देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी कांस्टेंट होती है तो 15px क्या होगा? 15px हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस 15 म्यू, ठीक है, यानी कि e की पावर माइनस, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता कितनी है, 15 म्यू है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसमें से V15 कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस 15px इज इक्वल टू 0.065। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं 1 माइनस 15px की वैल्यू देखूँ तो दैट इज 0.065 अपॉन V15। V15 मतलब 0.9 की पावर 15। तो यहाँ से मेरी तो 1 माइनस 15px हमारा इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब 1 माइनस 0.065 अपॉन 0.9 रेज़ पावर 15 इज इक्वल टू 15px हो गया। क्योंकि फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी कांस्टेंट है तो 15px को हम px रेज़ टू पावर 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी अगर कांस्टेंट है तो 15px इज नथिंग बट e की पावर माइनस 15 म्यू, विच इज e की पावर माइनस म्यू की पावर 15, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा डायरेक्टली px निकल आएगा, ठीक है। px इज ऑल दिस रेज़ टू पावर 1/15। अब px आ गया तो qx तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें हमने होल लाइफ, टर्म एश्योरेंस और क्या देखा, प्योर एंडोमेंट, एंडोमेंट एश्योरेंस, डेफर्ड होल लाइफ, डेफर्ड टर्म एश्योरेंस, and when death benefit is payable immediately on death, या when benefit is payable immediately on death, और उन सब की हमने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है।